हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ सौ, फाउंडर ऑफ कॉमर्स का ज्ञान यूट्यूब चैनल, जहां हम सिखाते हैं कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ के बारे में। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो तुरंत पाने के लिए। और इसी सिलसिला को मध्य में रखते हुए आज हम सिखाएंगे टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टैक्सेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, नॉट टू लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम बताए हैं, आज हम जानेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टैक्सेशन के बारे में, जहां हम सीखेंगे भारत का टैक्स सिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक पहलू के बारे में। सो फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारत का टैक्स सिस्टम के बारे में अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को टैक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इन अ नॉर्मल सेंस, टैक्स इज अ टाइप ऑफ अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने इनकम के ऊपर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को पे करता है, उस पेमेंट मनी को ही टैक्स कहते हैं। जैसे कि सुमन नाम का एक व्यक्ति का सालाना इनकम 10 लाख रुपया है और इस इनकम का कुछ हिस्सा सुमन को सरकार को देना पड़ता है, जैसे कि 2 लाख रुपया, और इसी 2 लाख रुपया को टैक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत का टैक्स सिस्टम का टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भारत का टैक्स सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस उस टैक्सेस को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने इनकम और वेल्थ के ऊपर देना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस उस टैक्सेस को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए देना पड़ता है, जैसे कि जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। ये 2 टैक्सेस के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके समझना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्सेस उस टैक्सेस को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने इनकम और वेल्थ के ऊपर देना पड़ता है, जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस सबके ऊपर लागू नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफाइड व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके ऊपर लागू होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस का बोझ व्यक्ति को खुद उठाना पड़ता है, जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन यानी कि बोझ ट्रांसफर होता है उस व्यक्ति के ऊपर जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा डिफरेंशिएशन बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम जानेंगे कौन सा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है और कौन सा टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है, इसके बारे में। जिसमें पहले हम आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, जहाँ इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्सेस चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेस चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी चार्ज करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑक्टोरी चार्ज करता है म्यूनिसिपैलिटीज और एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 265 में 7 शेड्यूल में बताया गया है, जिसके अनुसार लिस्ट 1 में बताया गया इनकम के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। लिस्ट 2 में बताया गया इनकम के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। लिस्ट 3 में बताया गया इनकम के ऊपर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट ही टैक्स चार्ज करता है। अब हम जानेंगे भारत का इनकम टैक्स का इतिहास के बारे में। भारत का टैक्स सिस्टम का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बारे में हमें आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र से पता चलता है, जहाँ ये मेंशन है कि उस टाइम पे जनता को अपने इनकम का कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था राज्य चलाने के लिए। ब्रिटिश रूल में पहली बार इनकम टैक्स लागू हुआ था 1860 सन में। 1857 में हुआ सिपाही विद्रोह में मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद। उस टाइम में हर एक इनकम हेड के लिए अलग अलग टैक्स रेट लागू होता था। 1860 सन में शुरू हुआ ये एक्ट 1865 तक लागू था।
इसके बाद 1867 में फिर से एक नया एक्ट यानी कि लाइसेंस टैक्स ऑन ट्रेड्स एंड प्रोफेशन के नाम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जारी हुआ था, जिसके अनुसार सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को ही टैक्स छाड़ दिया जाता था किसी भी ट्रेड और प्रोफेशन करने के लिए, किंतु उन लोगों का सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स लागू होता था। उस टाइम पे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स छूट दिया गया था। इसके बाद 1868 में ये एक्ट सर्टिफिकेट एक्ट के नाम से फिर से लागू हुआ विथ सेम रूल्स एंड प्रोविजन के साथ। इसके ठीक एक साल बाद 1869 में ये एक्ट फिर से इनकम टैक्स एक्ट के नाम से लागू हुआ और इस एक्ट के अंदर और सब रूल्स और प्रोविजन के साथ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स भी लागू हुआ। इसके बाद हर 1 या 2 साल बाद नया एक्ट पास और लागू हुआ। आज हम लोग जिस इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स पे करते हैं उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और फ्रेंड्स, हम लोग इस इनकम टैक्स के अनुसार टैक्स को जानेंगे, सीखेंगे, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। 1961 में पास हुआ ये एक्ट सारा देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। एनुअली चार्ज होने वाला ये एक्ट में नॉर्मल टैक्स रेट्स डिसाइड करता है फाइनेंस एक्ट एंड स्पेशल टैक्स रेट डिसाइड करता है इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, इस एक्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें इस एक्ट से जुड़ा हुआ हर एक टर्म्स के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे कि एसएससी क्या है, इनकम टैक्स के अनुसार पर्सन क्या है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर किसको कहता है, और भी बहुत सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझना पड़ेगा। पहले हम एसएससी के बारे में समझेंगे। एसएससी के बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 में बताया गया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है इस एक्ट के अनुसार उसको एसएससी कहता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर एक व्यक्ति जो सरकार को टैक्स पे करता है उसको एसएससी कहा जाता है। इसके अलावा डीम्ड एसएससी भी होता है जो जनरली रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी ओरिजिनल एसएससी का, जैसे कि नॉन रेसिडेंट एसएससी का एजेंट, इन्फेंट या लुनाटिक एसएससी का गार्डियन एक्सेट्रा। मतलब in general meaning, SSC is a person who is liable to pay taxes on behalf of him or another person through the government। इसको आप एग्जांपल्स के द्वारा समझता है। राहुल एक प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान है, उसका सालाना इनकम है 20 लाख रुपया। राहुल को उस अमाउंट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। क्या राहुल को एसएससी कहा जाएगा? आंसर होगा ऑब्वियसली यस, क्योंकि राहुल को गवर्नमेंट को अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। नंबर 2 एग्जाम्पल है सृजित, एक 16 साल का लड़का है। उसने फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति विजेता बना है और इसके पुरस्कार स्वरूप उसको 1 करोड़ रुपया मिला है। क्या उसको एसएससी कहा जाएगा? आंसर ऑब्वियसली होगा नहीं, क्योंकि सृजित बिलो 18 साल का एज वाला बच्चा है। उसका जाएगा उसका गार्डियन को डीम्ड एसएससी के तौर पर कंसीडर करा जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एसएससी का छोटा सा डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखना, कभी छोड़कर मत जाना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दबा देना बेल आइकॉन मेरा चैनल का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए।